अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू हूर कहानी ऑफिशियल। आज फिर शाम को थक हार कर वो घर वापस आ रहा था। मायूसी ने उसके पूरे वजूद को घेर रखा था। हर रोज सुबह एक नई उम्मीद के साथ वो नौकरी ढूंढने निकलता था, पर वापसी पर सवाए मायूसी की और कुछ भी नहीं होता था। वो जहाँ भी नौकरी के लिए जाता, वहाँ के अफसरान को उसकी डिग्री से ज्यादा रिश्वत या सिफारिश चाहिए थी। वो कोई अमीर बाप का बेटा तो नहीं था जो रिश्वत के नाम पर बड़ी बड़ी रकमें देकर उन अफसरान को खुश कर सकता। ना ही उसकी परसाई किसी ऐसे शख्स से थी जिसकी सिफारिश उसकी डिग्री से आला थी और इस वजह से उसे नौकरी मिल जाती। लेकिन उसका बाप तो एक गरीब मजदूर था। यही वे वही हुआ उसका बाप जानते थे कि उसने कैसे पेट काट कर उसे पाला पोसा और पढ़ाया ताकि वो इस काबिल बन सके कि अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, अपनी बहनों की शादी कर सके। वो 3 बहनों का इकलौता भाई था। जब उसने MBA डिग्री फर्स्ट डिवीजन में हासिल की तो उसकी आंखों में जुगनू जगमगाने लगे। उसे अपना मुस्तकबिल सुहाना नजर आने लगा। लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास हो गया कि यहाँ डिग्री से ज्यादा रिश्वत की जरूरत है। उससे कम पढ़े लिखे लोग अफसरान की पोस्ट पर बैठे थे, लेकिन इस जैसे अभी डिग्री होल्डर रिश्वत और सिफारिश न होने की वजह से मजबूर थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने शिकस्ता अंदाज में दस्तक दी। आगे तुम अरमान बेटा। उसकी माँ ने उस आस पर दरवाजा खोला कि शायद आज उनकी किस्मत का सितारा चमक गया हो और उनके बेटे को नौकरी मिल गई हो। बेटे के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो समझ गई, हमेशा की तरह आज भी वो खाली हाथ वापस आया है। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, अरमान की माँ ने कहा और किचन की तरफ चली गई। आज फिर सफेद हवेली में खौफ का समा था। पूरी हवेली के दरो दीवार खौफ से लर्जा थे। यूं लगता था कि जैसे जलजला आ गया हो। आज अमाउस की रात थी और ये अमाउस की रात चौधरी दिलावर की बेटी रचना की हालत बहुत ही खराब हो जाती थी। उसे सख्त किस्म का दौरा पड़ता था और उसकी दिलदोज चीखें पूरी हवेली में पूरे गांव को हिला कर रख देती थी। रचना का खूबसूरत चेहरा स्याह पड़ जाता और आंखें बाहर को निकल आती। आवाज इस कदर खौफनाक हो जाती थी कि यूं लगता था जैसे समात को मुतासर कर देगी। उस हालत में रचना को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और अमावस की रात से पहले ही उसे रस्सियों में जकड़ दिया जाता था। चौधरी दिलावर अपनी बेटी की हालत देखकर रो पड़ता था। रचना उसकी इकलौती बेटी थी, लेकिन अपनी बेटी को तड़पते देखने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता था। चौधरी साहब, आप कुछ करें, देखें रचना की हालत आज फिर कितनी खराब हो गई है, रचना की माँ ने रोते हुए कहा। बेटी की इतनी खराब हालत उनसे देखी नहीं जाती थी। शायद तड़प रही थी कि जैसे उसके वजूद पर कुछ छुरियां चला रहा हो। रचना के हलक से अजीब गैर इंसानी आवाजें निकल रही थीं। उसको देखकर कोई ये नहीं सोच सकता था कि सुबह होते ही ये तड़पती हुई लड़की ऐसे हो जाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज से तकरीबन 3 साल पहले रचना भी एक आम लड़की की तरह जिंदगी बसर कर रही थी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन उस एक रात के बाद उसकी जिंदगी तबाह होकर रह गई। जब रचना की हालत ठीक होती तो वो सोचती कि काश उस रात वो घर की नदी में न जाती तो ऐसा कभी न होता। अरमान यार, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? उसे परेशान देखकर वलीद ने पूछा। यार मैं परेशान क्यों ना हूँ, आज 3 माह हो गए हैं नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक नहीं मिली। घर में 3 जवान बहनें हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही। हर रिश्ते के लिए आने वाले इस आस पर आते हैं कि जहेज कितना मिलेगा, मगर हमारे घर की दर दीवार से टपकती हुई गुर्बत देखकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी बहनों से नहीं जहेज से मतलब है जो उन्हें नहीं मिलता दिखाई देता तो दरवाजे से ही वापस पलट जाते हैं। अपनी बहनों के आंखों में छुपे दर्द को मैं नहीं देख सकता। इतने अच्छे रिश्तों की आस में उनके बालों में सफेदी उतर आई है और तू कहता है कि परेशान क्यों हूँ? अरमान तो जैसे फट पड़ा था। यार सब ठीक हो जाएगा, वलीद ने कहा। वलीद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि यार कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान ना हो। कैसे ठीक होगा यार, कुछ भी ठीक नहीं होगा, अरमान ने दुख से कहा। अच्छा यार ये बात है, लेकिन अगर तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए तो? वलीद ने कहा। तो अरमान हैरान होकर उसे देखने लगा। अगर कहो तो बता दूं। यार बता ना वलीद, क्या बात है? अरमान ने पूछा। यार एक बहुत जबरदस्त बाबा है, उसके पास चलते हैं। उसके पास ऐसा इल्म है कि वो तेरे हालात ठीक कर देगा, वलीद ने कहा। तो अरमान हंस पड़ा। अगर उन्हें हालात ठीक करने होते तो पहले से ना करते, अरमान ने तंजन कहा। मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगे, तभी तो तुम्हें बता नहीं रहा था। उसने कई लोगों की मदद की है, मेरे मामू की भी यार, वो बहुत जबरदस्त है। ओके यार, लेकिन अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, मैं पहले ही देर हो चुकी है। अरमान वलीद से हाथ मिला के घर चल पड़ा, लेकिन इसके माइंड में वलीद की बातें घूम रही थीं। क्या वो बाबा मेरे हालात ठीक कर देगा?
उस रात बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत खूबसूरत था। ऐसे में रचना को नींद नहीं आ रही थी। वो बाग में आई। बाग में एक तरफ नदी थी। वो नदी में पांव डालकर बैठ गई। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, रचना। किसी ने उसे पुकारा। कौन है? रचना ने इधर उधर देखा पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। शायद मेरा वहम होगा, रचना ने सोचा, लेकिन उसे फिर से आवाज सुनाई दी, रचना रचना। उसने पलट कर देखा तो शहर ज़दा रह गई। वो बहुत ही खूबसूरत था। उसकी आंखों में अजीब सा शहर था जिसने रचना को शहरज़दा कर दिया था। कौन हो तुम? रचना ने इस अजनबी से पूछा। रचना, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं साहिर हूँ। रचना, आओ मेरे पास आओ। साहिर ने अपने बाजू रचना की तरफ बढ़ाए। इस साहिर ने रचना पर न जाने कैसा जादू कर दिया था कि वो उसकी तरफ बढ़ती चली गई, ये सोचे बगैर कि ये कदम उसे कितना नुकसान पहुंचाएंगे। अगली सुबह जब रचना को नाश्ते पर बुलाने गए तो रचना अपने कमरे में ना थी। पूरी हवेली में रचना को ढूंढा गया। सब परेशान थे कि वो कहाँ चली गई है। हर तरफ रचना को ढूंढा गया। आखिर रचना नदी किनारे बेहोश मिली। सब हैरान थे कि उसे क्या हुआ और नदी के किनारे क्या करने गई थी और वहां बेहोश कैसे हो गई थी। रचना कई दिन बीमार रही और तड़पती रही। बहुत इलाज करवाया मगर वो ठीक नहीं हुई। बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आखिर बहुत ही ठीक हो गई, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सबने रचना से पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ था, लेकिन रचना को कुछ याद नहीं था। वो सब भूल चुकी थी। लेकिन फिर अमावस की रात को रचना की तबीयत खराब होने लगी। उसका रंग स्याह पड़ गया था। आंखें बाहर को उबलने लगी। मुंह से अजीब अजीब गैर इंसानी आवाजें निकल रही थी। यूं लगता था कि उसे कोई बहुत बड़ी तकलीफ दे रहा है और वो सर के बल जमीन पर चलने लगी। ये सब रचना के साथ क्या हो रहा था किसी की समझ में नहीं आ रहा था। उसे कई डॉक्टरों, पीरों, फकीरों को दिखाया गया लेकिन रचना ठीक नहीं हुई। रचना जानती थी कि उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है, पर वो किसी को कोई बात ना बता सकती थी कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था। चौधरी जी, मैं एक साधु को जानता हूँ जो काले इल्म का माहिर है। अगर रचना बीबी को उसके पास ले जाएं तो उम्मीद है कि रचना बीबी ठीक हो जाएंगी। चौधरी दिलावर के मुलाजम ने कहा। कौन है वो? अगर तू ऐसे किसी साधु को जानता है तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया? चौधरी दिलावर गुस्से से अपने मुलाजिम को कहा। चौधरी जी, वो मैं बताना चाहता था मगर मुझे मौका नहीं मिला। उसने डरते डरते कहा, ठीक है, अगर इस मसले का हल साधु के पास जाकर ही मिलेगा तो हम रचना बेटी को आज ही उसके पास लेकर जाएंगे। ये बात चौधरी दिलावर ने तो कह दी, लेकिन काश वो जान पाता कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक ही ज़ात है और वो है सिर्फ खुदा की ज़ात। बेशक अगले दिन वो रचना को साधु के पास लेकर गए। साधु ने रचना को देखा तो चौंक पड़ा। मुझे और इस छोरी को इस कमरे में अकेला छोड़ दें, साधु ने कहा। पहले तो चौधरी दिलावर हिचकिचाया लेकिन फिर वो कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब दिलावर कमरे में वापस आ गया तो रचना एक तरफ बेहोश पड़ी हुई थी और साधु की आंखों में तो जैसे खून टपक रहा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा सुर्ख हो रही थी। क्या बात है अम्मी जान, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरमान ने माँ की परेशानी भांपते हुए कहा। उसकी माँ अपनी परेशानी अरमान से छुपाने की कोशिश करती पर अरमान भी जान लेता था। वो बेटा, आज कुछ लोग आए थे हुमा को देखने। उन्हें हुमा तो पसंद आ गई मगर अम्मा, ये लोग हुमा के साथ वो सामान की एक लिस्ट भी दे गए होंगे। अम्मा, यही बात है ना? अरमान ने दुख से कहा और उठकर बाहर निकल गया। अपनी माँ की आंखों में वो आंसू नहीं देख सकता था। मैं करूँ तो क्या करूँ? अम्मा की परेशानी, अब्बा की बीमारी और बहनों के टूटते ख्वाब मैं नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना ही होगा। उस शाम अरमान वलीद से मिलने उसके घर गया। वलीद यार, मुझे उस बाबे के पास ले चल जिसका तुमने मुझे बताया था। तुम राजी हो गए हो? खैर कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। चल, मैं तुझे आज ही ले चलता हूँ, वलीद ने कहा। तो फिर देर कैसी, चलो, अरमान ने कहा। कुछ ही देर में वलीद ने एक मकान के आगे जाकर बाइक रोकी। यहाँ रहता है वो बाबा? अरमान ने पूछा। हाँ यार, वो सबसे तनहा रहता है। बहुत वीरान इलाका था जहाँ इसका घर था। और हाँ यार, बाबा का नाम नारायण रॉयच है, वलीद ने कहा। तो अरमान चूक गया। तू मुझे एक हिंदू के पास ले आया है। छोड़ो यार हिंदू को, हमें तो अपना काम निकलवाना है। उसके पास बड़ी ताकतें हैं। देखना, वो ऐसा काम करेगा कि तुझे 2 दिनों में ही नौकरी मिल जाएगी, वलीद ने कहा। और दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। ये क्या हुआ है नारायण बाबा, मेरी बेटी बेहोश क्यों हो गई है? चौधरी ने परेशान होकर पूछा। चौधरी, तेरी बेटी पर जिन का साया है और वो आम जिन नहीं, जिनों का बादशाह शहनशाह जिन्नात का साया है। ये आप क्या कह रहे हैं साधु जी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर चौधरी साख्त रह गया था। उसे तुम्हारी बेटी को अमावस की रात नदी के किनारे देखा था, तब से ये तुम्हारी बेटी पर आशिक हो गया है, साधु ने कहा। और ये हर अमावस की रात तुम्हारी बेटी के पास आता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके पास लोग हैं
तो वो उसको अजीज देता है, अब क्या होगा? चौधरी ने परेशानी से कहा, मेरी बेटी कैसे ठीक होगी? शहनशाह जिन्नात बहुत ताकतवर है, उससे पीछा छुड़ाना कोई आसान काम नहीं है। बस इसका एक ही हल है, वो है भी बहुत खतरनाक, साधु ने कहा। कोई बात नहीं साधु जी, जितना भी खतरनाक है, अपनी बेटी के लिए मैं सब कुछ करूंगा। चौधरी दिलावर ने यकीन से कहा, तुम अपनी बेटी को बहुत से पीरों फकीरों के पास ले गए होगे, उनमें से कई लोग इस मसले का हल जानते होंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान बचानी है तो तुम्हें किसी की जान लेनी होगी। तो चौधरी दिलावर एक पल के लिए साख्त रह गया। तुझे किसी की जान लेनी होगी। चांद की पहली तारीख को एक खास वक्त में एक लड़के की पैदाइश हुई है। उस लड़के से अगर तुम्हारी बेटी की शादी कर दी जाए तो तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है, क्योंकि उस लड़के में एक ऐसी ताकत है जिस पर कोई जादू, कोई ताकत असर नहीं कर सकती। जब इस लड़के का मिलाप तुम्हारी बेटी से होगा तो वो ताकत तुम्हारी बेटी से चली जाएगी, फिर शहनशाह जिन्नात तुम्हारी बेटी पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। लेकिन शायद शहनशाह जिन्नात भी ये बात जानता था, तभी उसने तुम्हारी बेटी में जहर भर दिया है। अब जो भी उससे शादी करेगा वो मर जाएगा। चौधरी दिलावर ये सारी बातें सुनकर लर्ज उठा, लेकिन अगले ही लम्हे वो बोला, मैं राजी हूँ, पर बताएं तो इस लड़के में क्या निशानी है? उस लड़के की निशानी उसके दाएं पांव पर आधे चांद का निशान है। बस वही लड़का तुम्हारी बेटी को बचाएगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो काले जादू का माहिर था, अपनी ताकत से वो ये सब जान गया था, पर काश ये भी जान जाता कि बचाने और जिंदगी देने वाली जात अल्लाह ताला की जात है। वलीद और अरमान इस मकान में दाखिल हुए तो उन्हें एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। आओ आओ, साधु को तुम लोगों का ही इंतजार था, उस आदमी ने कहा तो दोनों हैरान हो गए। साधु जी को कैसे पता कि हम आ रहे हैं? अरमान ने हैरान होकर कहा। साधु जी को सब पता है, उस आदमी ने कहा और उन्हें लेकर एक तरफ चल पड़ा। देखा, मैं ना कहता था कि बहुत पहुंचा हुआ है साधु, वलीद ने कहा तो अरमान मुस्कुरा दिया। वो दोनों उस वक्त साधु के सामने बैठे थे। मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, घर में जवान बहनें हैं, बीमार बाप है, आप ये सब कुछ जानते हैं? अरमान हैरानगी से बोला, मुझे सब पता है, साधु ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे इन सब मसाइल का हल है मेरे पास। बहनों की शादी और बाप का इलाज भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा और उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरी जान भी जा सकती है? उसने परेशान होकर कहा। मुझे पूरी बात बताएं प्लीज। अच्छा सुनो, चौधरी दिलावर बहुत ही अमीर आदमी है और उसकी बेटी रचना। साधु ने सारी बात तफसील से बता दी, जिसे सुनकर अरमान और वलीद साख्त रह गए। लेकिन इन बातों से अरमान का क्या ताल्लुक? वलीद ने हैरत से कहा, कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि अरमान ही वो लड़का है? हाँ, तुम सही समझे बालक, अरमान ही वो लड़का है। जब ये मकान में दाखिल हुआ तो तभी मुझे पता चल गया। देखो, उसके पांव पर आधे चांद का निशान भी है। अगर ये मान जाता है तो चौधरी दिलावर उसे इतना पैसा देगा कि वो अपनी बहनों की शादी भी कर देगा और बाप का इलाज भी करवा देगा। बोलो, क्या कहते हो तुम लोग? साधु ने उनसे पूछा। ठीक है साधु बाबा, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, अरमान ने मानते हुए कहा। क्या अरमान, तुम पागल हो गए हो? क्या कह रहे हो? वलीद ने गुस्से से कहा। तो अरमान ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। ठीक है, फिर अभी जाओ, परसों आ जाना, तुम्हारी चौधरी दिलावर से मुलाकात हो जाएगी। वो दोनों उठकर मकान से बाहर आ गए। बाहर आकर वलीद चुप नहीं रहा। अरमान, तुम क्या करने जा रहे हो? तो क्या करूं मैं? तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मैं माजी से बात करूंगा, तुम्हारी जान को यहाँ ज़ाया नहीं होने दूंगा, वलीद ने गुस्से और दुख से कहा। प्लीज वलीद, ये सिर्फ मेरी नहीं, इस लड़की की भी हालत है। पता नहीं वो जिन उसको कितनी अजियत देता होगा। और प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मम्मी को कुछ नहीं बताओगे। तुम इस दोस्ती की कसम जो हमारे बीच है, अरमान ने कहा तो वलीद बेबसी से देखता रह गया। साधु जी, आपने मुझे बुलाया था? चौधरी दिलावर ने साधु के पास हाजिर होकर कहा। हाँ चौधरी, तुम्हारा काम हो गया है। वो लड़का मुझे मिल गया है जो अगर तुम्हारी बेटी से शादी करेगा तो तुम्हारी बेटी शायद जिन्नात से छुटकारा पा सकती है, पर तुम्हें लड़के को रकम देनी होगी। आप फिक्र न करें साधु जी, मैं हर कीमत दूंगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। साधु ने अरमान को भी बुलाया था, इसीलिए थोड़ी देर में अरमान भी वहां आ गया। चौधरी ने अरमान की तरफ देखा। वो एक अच्छा खासा खूबरू नौजवान था। एक पल के लिए उसे परेशानी हुई कि वो क्या करने लगा है, पर अगले पल उसे अपनी बेटी की मोहब्बत गालिब आ गई। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी से पहले रचना से मिल लो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा। आज चांद की 3 तारीख है, अगले माह चांद की पहली को तुम रचना से शादी हो जाएगी और बिल्कुल सादगी से होगी, किसी को कुछ पता नहीं होगा। ठीक है चौधरी साहब, मुझे मंजूर है, फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि इस दौरान मैं अपनी बहनों की शादी भी कर लूँ, तभी मुझे सुकून की मौत आएगी। उसने कहा तो चौधरी रंजीदा हो गया। वो लड़का अपनी बहनों की खातिर अपनी जान देने को तैयार था। बतूल, जाओ रचना बेटी को लेकर आओ।
चौधरी दिलावर ने अपने मुलाजमा बतूल से कहा, अच्छा चौधरी जी। वो चली गई। देखो अरमान, हमने रचना को तो बता दिया है कि तुम्हारी उससे शादी हम करने लगे हैं, पर उसे ये नहीं मालूम कि शादी के बाद तुम्हारी मौत वाक़ हो सकती है। तुम उसको ऐसा कुछ मत बताना। ठीक है चौधरी जी, जैसा आप कहेंगे ऐसा ही होगा। और अगर मेरी बहनों की शादी का मसला ना होता तो कभी भी इस काम के लिए तैयार नहीं होता। अरमान की आंखों में आंसू आ गए तो चौधरी दिलावर ने उसे गले से लगाया। आओ आओ रचना बेटी आओ। चौधरी दिलावर ने रचना को देखकर कहा, इसे मिलो, ये अरमान है, ये वही लड़का है जिससे तुम्हारी शादी हम करवाने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, रचना ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरमान उसे देखता ही रह गया। वो वाकई ही बहुत खूबसूरत थी। इस एक माह में अरमान ने अपनी बड़ी दोनों बहनों की शादियां करवा दी। अरमान की माँ हैरान थी कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो जब भी अरमान से पूछती तो वो कहता, माँ मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया है, वो बाहर के मुल्क से पैसा लगाता है, इधर मैं कारोबार संभालता हूँ। वो माँ को असल बात बताकर मौत से पहले मारना नहीं चाहता था। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन अरमान और रचना की शादी थी। चांद की पहली तारीख थी। अरमान रचना के कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो उसकी मुंतजर थी। वो जानता था कि वो खूबसूरत दुल्हन उसकी मौत थी। उस मासूम को आज रात अजियत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अरमान ने मुस्कुराते हुए रचना का हाथ थामा। रचना, आज हमारे मिलन की रात है और आज के बाद कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकेगा। अरमान ने कहा, आज के बाद हमारी मोहब्बत अमर हो जाएगी। लेकिन रचना को क्या पता कि आज हमारे मिलन की आखिरी रात और पहली रात है। अरमान तो ये सोच रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और सोच रखा था। अगले दिन चौधरी दिलावर और उसकी बीवी जरीना बेगम रचना के कमरे में गए। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो अंदर के मंजर उन्हें साख्त कर दिया। जाओ नूरीन, अरमान को बुला कर लाओ, कमरे से आकर नाश्ता करे। कल सारा दिन ये लड़का घर से बाहर रहा है, रात को आ गया होगा। वैसे भी अरमान रात को बाहर नहीं रहता। अरमान की माँ ने अपनी बेटी नूरीन से कहा। वो अरमान के कमरे में गई। अरमान कमरे में नहीं था। हाँ, उसके बेड के एक तरफ एक लेटर पड़ा हुआ था। नूरीन ने वो लेटर उठा लिया और कमरे से बाहर आ गई। माँ, अरमान तो कमरे में नहीं है, लेकिन उसके कमरे में ये लेटर मिला है, तो पढ़ो इसे, क्या लिखा है इसमें। माँ ने नूरीन को कहा। नूरीन पढ़ने लगी। प्यारी अम्मी जान, मैं जानता हूँ कि आपने और बाबा ने कितनी मोहब्बत से मुझे पाला है और मुझे काबिल बनाया है कि मैं माशरे में सर उठाकर जी सकूं। आपकी तो ख्वाहिश थी, पर ऐसा ना हो सका और मैं आपके लिए कुछ ना कर सका। आपको और अब्बू को और बहनों को मैं दुख में नहीं दे सकता था। मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे चौधरी दिलावर मिले, जिनकी बेटी पर आसिफ का साया था, जो उस वक्त खत्म हो सकता था अगर मैं उससे शादी करता, और उन्होंने मुझे पैसे दिए थे जिसकी वजह से मेरी बहनों की शादी कर सकूं। उन पैसों की बदौलत मैंने बहनों की शादी की और बाकी पैसे मेरे अलमारी में रखे हैं, उससे नूरीन की शादी करना और बाबा का इलाज भी करना। माँ, मुझे रचना से शादी के बाद मरना होगा, वो ठीक हो जाएगी। हो माँ, मुझे माफ कर देना। नूरीन, तुम भी अपने भाई को माफ कर देना। खूब दिल लगाकर पढ़ना और डॉक्टर बनना। माँ और पापा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खत नूरीन के हाथों से फिसल गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अरमान की माँ के मुंह से चीखें निकल रही थी। अरमान, तुम वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, पैसे की नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत दूर जा चुका था जहां से कोई भी वापस नहीं आता। लेकिन अरमान का बीमार बाप एक तरफ साख्त हो गया। उसने अपनी तमाम उम्र की पूंजी आज लौटा दी थी और वो खाली हाथ रह गया था। कमरे में बहुत खौफनाक मंजर था। कमरे में खून बिखरा हुआ था। वो खून रचना के पेट से निकल रहा था। एक तरफ अरमान की लाश पड़ी हुई थी और जरीना बेगम रचना को झंझोड़ते हुए बोली, ये तुमने क्या कर दिया रचना, क्यों ऐसा किया। तभी उसकी नजर एक खत पर पड़ी जो रचना के सर की तरफ पड़ा हुआ था। जरीना ने वो खत उठा लिया और पढ़ने लगी। रचना ने लिखा था कि बाबा जान और अम्मी जान, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे इस तकलीफ से बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं मेरे लिए। हाँ बाबा, अरमान ने मरने से पहले मुझे सब कह दिया था, उसने वादा खिलाफी नहीं की। लेकिन बाबा, गलती मेरी थी। मैं वहाँ नदी के किनारे गई थी और मेरे अरमान से बहुत प्यार करने लगी हूँ। नहीं चाहती थी कि मेरी गलती की सजा उसे मिले, लेकिन वो मेरी खातिर अपनी जान देने पर तैयार हो गया। मेरे लिए उसने अपनी जान दे दी। अपनी बहनों के लिए वो पैसे लेकर भाग भी सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने ये नहीं सोचा कि अरमान के बाद उसकी बहनों का क्या होगा बाबा, इसलिए मैंने भी फैसला किया है कि अरमान के बाद मैं भी अपनी जान देने लगी हूँ, कि उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे माफ करना बाबा जान, अब कोई शहंशाह जन्नात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चौधरी दिलावर का दिल बंद हो गया। वो दिल हाथ पर हाथ रखकर जमीन पर बैठता चला गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने क्या कुछ न किया, पर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। चाहे इंसान कितना भी कुछ क्यों न प्लान बना ले, जो अल्लाह चाहता है सिर्फ वही होता है। कमरे में सिर्फ जरीना की चीखें थी और सब कुछ खत्म हो चुका था। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कहानी को लाइक कर दीजिए।
ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो, जो भी नई वीडियो हो, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।